बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नादरीन, ये एक बड़ी संजीदा सूरत हाल है और किसी को भी इसका इदराक नहीं हो रहा। यानी जो आपको पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है वो सही पिक्चर नहीं है। मैंने, क्योंकि आपको याद है 2022 में हमने फ्लड्स के अंदर काम किया था, तो बहुत सारे इलाकों में अपनी टीमें बनाई थी। हमने उनसे रब्ता किया और जो चीज़ें अब पता चली हैं वो इंतहाई खौफनाक हैं। वो इतनी खौफनाक हैं कि सूबाई हुकूमत को या वफाकी हुकूमत को या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को या तो उनका अंदाज़ा नहीं है या वो पब्लिक को बताना ही नहीं चाहते कि पाकिस्तानियों के साथ इस वक्त हो क्या रहा है। भारत की जानिब से जो 3 दरिया हैं जिनमें अभी तक तुग़यानी आई है, एक दरिया में पानी बढ़ा है और दरिया सिंध में भी पानी बढ़ा है। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान में भी काफ़ी बारिशें हुई हैं। मकबूजा कश्मीर में बारिशों की वजह से जो एक फ़्लो है वो दरिया झेलम में भी आया, लेकिन दरिया झेलम में सैलाब नहीं आया। दरिया चनाब में मज़ीद पानी भारत की जानिब से दाखिल हो रहा है और लगातार वहाँ पे पानी का फ़्लो बढ़ रहा है। जो वहाँ से इत्तलात आई हैं दरिया चनाब से वो ख़तरनाक हैं। जम्मू में तूफ़ानी बारिशें शुरू हो चुकी हैं और ये जो पानी है ये दरिया चनाब में आएगा, जबकि एक पानी बहुत बड़े पैमाने पर दाखिल होने वाला है दरिया सतलुज में, क्योंकि भारत में जो दरिया ब्यास का इलाका है वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे कैशमेंट एरिया बना है। वो जो कैशमेंट एरिया बना तो वहाँ बारिश हो रही है और उस कैशमेंट एरिया का जो वहाँ से पानी है वो सीधा पहुँचेगा दरिया सतलुज में और दरिया सतलुज में एक बहुत बड़ा रेला इस वक्त भी गुजर रहा है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अगले चंद घंटों के अंदर पाकिस्तान के तीनों दरियाओं में पानी का जो फ़्लो है वो बढ़ जाएगा और भारत की जानिब से मज़ीद पानी आएगा। डिपेंड करता है कि भारत कितना पानी छोड़ता है और कितने पानी को रोकता है। अभी तक क्योंकि भारत के अंदर भी सैलाब वाली सूरत हाल है, वहाँ पे जम्मू से लेकर नीचे पंजाब तक और वहाँ से राजस्थान तक ये पूरी पट्टी में पानी फैला हुआ है और यही पानी पाकिस्तान की जानिब दरियाओं में छोड़ा जाता है। तो 3 दरियाओं की जो सिचुएशन है वो अब आपके सामने, और उसकी वजह से पूरा का पूरा पंजाब, लगभग अपर पंजाब को छोड़ के नीचे जितना पंजाब का इलाका है वो सारा का सारा बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो अपर पंजाब के शहर हैं वो बुरी तरह पहले ही सैलाब में मुतासर हो गए थे। जो पाकिस्तान में बारिशें हुई थी और अभी दोबारा बारिशों की पेशन गोई भी है, और जो इंडिया में और जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही हैं उनका पानी पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, जो आपको मीडिया ने नहीं बताया। मीडिया सिचुएशन बता नहीं रहा और सोशल मीडिया सिचुएशन को बता रहा है। एक बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया का सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए। डिजिटल मीडिया की वजह से बेशुमार जानें बची हैं, क्योंकि सूबाई हुकूमत बिल्कुल तैयार नहीं थी पंजाब की। इन्होंने लोगों को बिल्कुल आगाह नहीं किया, लोगों को बताया ही नहीं कि किसी किस्म का सैलाब आ रहा है या कोई हिफाजती इक़दाम किए जाएँ या लोगों को उनके इलाकों से और मवेशियों को निकाला जाए। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उसकी वजह से लोग बेखबर रहे। लेकिन सोशल मीडिया ने फौरी तौर पे इन्फॉर्मेशन को फैलाया, हर तरफ से इन्फॉर्मेशन आई। जो इन्फॉर्मेशन इंडिया से मिलती थी सोशल मीडिया उसको सोशल मीडिया पे डालता था, और क्योंकि पाकिस्तानी अब बहुत बड़े पैमाने पर फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर को, यूट्यूब को देखते हैं, तो इन साइट्स के ऊपर उनको आइडिया हो गया कि क्या होने जा रहा है। और फिर क्योंकि सब अब मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन का दौर है तो इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ी से फैलती है, तो लोग महफूज मकामों की तरफ मुंतकिल हुए हैं, महफूज मकामात की तरफ। अगर ये मामला आज से 10-15 साल पहले हुआ होता तो बहुत बड़ा डिज़ास्टर हो जाता। जो अब तक तबाही हुई है, जो हम देख रहे हैं, बेशुमार पुल गिर गए हैं, बहुत सारी सड़कें बह गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है ये पूरे सूबा पंजाब के अंदर। और ये जितना नुकसान हुआ है ये अभी बताया नहीं जा रहा, बल्कि हुकूमत इन चीज़ों को छुपा रही है। हुकूमत के पास 2 रास्ते हैं। पहली, वो कोशिश करेंगे इन चीज़ों को छुपाएं और नुकसान को कम से कम बताएं, और दूसरा रास्ता उनके पास ये होगा कि वो इसको बाद में इंडिया के खाते में डाल दें कि भारत ने आबी जारहियत की है। नाज़रीन, सैकड़ों जो देहात हैं उनके इलाकों में बेशुमार जो खड़ी फसलें हैं वो तबाह हो गई हैं और मुकम्मल तौर पर तबाह हुई हैं। जो फसलें ज़्यादा तबाह हुई हैं वो पूरी जो एक बेल्ट है जिसमें कपास की फसल मौजूद होती है सतलुज के साथ साथ और दरिया रावी के साथ आगे इलाकों में, तो कपास की फसल तकरीबन सारी तबाह हो गई है। चावल बहुत बड़े पैमाने पर उगता है इन्हीं इलाकों में जहाँ पे ये सैलाब आया है, तो चावल की फसल का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जबकि गन्ने की फसल का भी बहुत नुकसान हुआ है। गन्ना देखें, ये वो फसलें जो पानी ज़्यादा पीती हैं। तिलों की जो पैदावार थी वो भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है, और पूरे इस रीजन के अंदर जो सब्जियों की सप्लाई लाइन है
वो बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हो गई है। उसकी वजह यह है कि जो सब्जियां हैं वो शहरों के आसपास जो देही इलाके हैं वहाँ पे सब्जियां उगा के मार्केटों में पहुँचाई जाती हैं, ताज़ा सब्ज़ी। और अब सब्जियों की सूरत हाल ये है कि फ्लड का पानी आने की वजह से वो तबाह हो गई हैं और सब्जियों की कीमत भी मार्केट के अंदर एकदम बढ़ गई है। लोगों के मवेशी बहुत बड़े पैमाने पर मारे गए हैं। यानी अगर गांव में किसी की एक गाय या एक भैंस मर जाए ना तो लोग उनके घर में अफसोस करने के लिए जाते हैं, और अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए या कट्टी पैदा हो ख़ास तौर पे तो लोग मुबारकबाद देने के लिए भी जाते हैं। लेकिन यहाँ भेड़ बकरियों को तो आप छोड़ दें, जो गायें हैं, जो भैंसें हैं, वो बड़े पैमाने पे हलाक हो रही हैं। और अभी तो आगे बीमारियां फैलने का अंदेशा है, वबा फैलने का अंदेशा है, क्योंकि पानी जहाँ पे खड़ा हो जाए वहाँ सूरत हाल क्या होती है कोई सोच भी नहीं सकता। तो ये एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, ये एक बहुत बड़ा सानिया है जो इस वक्त पाकिस्तान में जाली हुकूमत बिठाई गई है। ये तो छोटे मोटे साने से या मामूली डिज़ास्टर से निपटने की सलाहियत भी नहीं रखती। ये तो हर चीज़ को सिर्फ कैमरे की आंख से देखते हैं कि थोड़ा बहुत मीडिया के अंदर अपनी इश्तिहारबाजी कर देते हैं, थोड़ा सा टिकटॉक कर लेते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें करने के बाद इन्हें लगता है कि ये इस डिज़ास्टर से निकल गए। लेकिन ये जितना बड़ा सानिया है, इस सानिया के ऊपर इससे बड़ा सानिया ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने एक जाली हुकूमत पाकिस्तान पर मुसल्लत की हुई है जो इतने संजीदा हालात में भी जाली कार्रवाइयाँ डाल रही है। यानी जो गंदम स्टोर की गई थी उसके ऊपर से भी पानी गुजर गया, वो भी तबाह हो गई। जो ज़रूरी आलात और मशीनरी है किसानों की वो बड़े पैमाने पर तबाह हुई है। तो अब मरीम नवाज साहबा पहुंची। देखें ना, इस मौके पर भी अगर कोई सियासत करे और इस मौके पर भी अगर कोई टिकटॉक्स बनाए या कोई इस तरह की कार्रवाइयाँ डाले तो उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो इंसानियत भी है उसके अंदर? ये वज़ीराबाद पहुंची मरीम नवाज साहबा और नून लीग के कारकुनों से मिली। अब ये मीडिया ने साबित कर दिया, यानी जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया वो साबित करना चाह रहा था नहीं मरीम नवाज बड़ी कुर्बानी दे रही है, पहुंच गई सलाम मुतासरीन के पास वज़ीराबाद। बाद में जनाब पता चला कि जहाँ पे कैंप बनाया गया था स्कूल में, मरीम नवाज के निकलने के बाद लोगों को भी निकाल दिया गया, कैंप को ताला लगा दिया गया, सारी चीज़ें बंद कर दी गई और फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दी गई। ये सिर्फ मरीम नवाज को दिखाने के लिए या उसकी वीडियोस बनाने के लिए एक जगह पे ये कैंप जाली बनाया गया था। और ये जो मुकाम है जहाँ पे ये कैंप बनाया गया था, ये सैलाबज़दा इलाके से मेरी बात हो रही थी जो मकामी सहाफ़ी हैं उनसे। उन्होंने कहा जी ये कई किलोमीटर दूर है, जहाँ पे सैलाब आया है ये एरिया उससे कई किलोमीटर दूर है। और जिन लोगों को यहाँ पे बिठाया गया है उनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो नून लीग के वर्कर्स हैं, या वो लोग हैं जो सैलाब से मुतासिर नहीं हुए, ज़्यादा लोग वो हैं। और उन्हें बिठा के वहाँ पे मरीम नवाज साहबा का एक ड्रामा करवा के, एक टिकटॉक्स बनवा के उन्हें वहाँ से वापस रवाना कर दिया गया और ये दिखावे के लिए एक कार्रवाई कर दी गई। लोग लगातार बता रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किसान रहनुमाओं के जो बयानात हैं वो बड़े खौफनाक हैं। एक किसान रहनुमा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूँगा अभी। वो ये कह रहे हैं कि ये खालिद बाट साहब है, ये किसान रहनुमा हैं। इनका ये कहना है कि 25 लाख एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो चुका है, और ये जो फसलें मैंने आपको नाम लिए उन सबके इन्होंने नाम लेकर कहा कि ये तबाह हो गई। एक और चीज़ वो जो कह रहे हैं कि सैलाब आने से पहले ये काम शुरू हो गया था, जैसे ही किसान से गंदम उठाई माफिया ने तो अब गंदम की कीमत लगभग 75% बढ़ गई है। यानी इस वक्त जो गंदम की कीमत है वो बता रहे हैं कि 3500 रुपये फ़ी मन तक पहुँच गई है। ये 2000 रुपये फ़ी मन थी, 2021 लोगों ने बेचारों ने इससे भी कम में बेची हैं। किसान से गंदम खरीदने के लिए तैयारी कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही माफिया ने किसान से सस्ती गंदम उठाई तो 2 महीनों के अंदर इसकी कीमत तकरीबन डबल हो गई। आप मुझे बताएं कि दुनिया का वो कौन सा कारोबार है जिसमें 2 महीने में जो आप पैसा लगाएं वो डबल हो जाए? बताएं मुझे, है कोई ऐसा कारोबार पूरी दुनिया में कि जो आप पैसा लगाएं वो 2 महीने में डबल हो जाए? 2 महीने पहले जब ये गंदम किसान के पास थी तो आधी कीमत पे थी। 2 महीने के बाद आज जब ये गंदम माफिया के पास है, मिडलमैन के पास है, ताजरों के पास है, इन सरमायादारों के पास है, तो उसकी कीमत डबल हो गई। ये खेल मरीम नवाज ने किसानों के साथ खेला है और जाली सरकार के जाली दौरे हो रहे हैं। एक जो है वो वजीर है वो ये कहता है कि जी मेरी सोसाइटी नहीं डूबी। और भाई पूरा पाकिस्तान डूब गया, उसको अपनी सोसाइटी की पड़ी हुई है कि जी मेरी सोसाइटी नहीं डूबी। और लोग वहाँ खड़े होकर बता रहे हो, बुजुर्ग है, मैं उनको सुन रहा था, वो रो रहे थे कि मैंने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ पे लगाई। ख़वातीन रोती रही हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जेवर बेच बेच के घर बनाए और हमारे घर डूब गए वहाँ पे, ये पार्क व्यू सोसाइटी में अलीम खान की। और वो बजिद है कि नहीं मेरी सोसाइटी नहीं डूबी।
और एक हुकूमत है टिकटॉकड़ियों की, वो ये कहती है जी हमारे सूबे के अंदर किसी किस्म का सैलाब नहीं आया और नुकसान नहीं हुआ। खावर घुम्मन साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि सिर्फ उनके इलाके में 7 अफराद अब तक की इतला के मुताबिक जाँ बहक हो गए हैं, क्योंकि ये गिद्ध लाशों को छुपा देते हैं और अदाद-ओ-शुमार नहीं बताते। लिहाजा मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता रहा हूँ कि सिर्फ मेरे इलाके में 7 लोग जाँ बहक हुए हैं। सोशल मीडिया ने अवाम की जानें बचाई हैं, वरना हुकूमत तो डिनाइल में थी, वो तो बता ही नहीं रही थी, कोई बात ही नहीं कर रही थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो है वो ऐसा लगता है हमने इसको एक वेलफेयर स्टेट बनाना था, लेकिन इस मुल्क को हमने एक रियल स्टेट बना दिया है। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने इसको वेलफेयर स्टेट के बजाय एक रियल स्टेट बना दिया है। और इस कारोबार से मुंसलिक जो लोग हैं, जो दरियाओं के अंदर सोसाइटियां बना रहे हैं, पानी के रस्तों पे सोसाइटियां बना रहे हैं, जो कुदरती पानी के रस्ते बंद कर रहे हैं, जो ज़राअत को तबाह कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के माहौल को तबाह कर रहे हैं, जंगलात को काट रहे हैं, उन लोगों की पुष्ट बनाई पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनके सामने आकर ढाल बन के खड़ी हो जाती है, इसलिए कि ये रिटायर फौजियों को नौकरियां देते हैं और बाद औक़ात हाज़िर ड्यूटी को भी। तो ये सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। कल तक मलिक रियाज के साथ इनके बड़े सुर मिलते थे, आजकल अलीम खान से और बहुत सारे और लोगों से इनके सुर मिलते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के। तो इन्होंने हमेशा ताकतवर की और पैसे वाले की पूजा की है, और आज भी हम वही सिलसिला पाकिस्तान में चलता हुआ देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ये जो सैलाब आया था ना 2022 में, इस पर इन्होंने पैसे इकट्ठे करने के लिए बड़ी कोशिशें की थी। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी गई थी, बाद में सैलाब आ गया था, तो शहबाज शरीफ साहब ने जनाब अक़वाम मुत्तहिदा के बुलाया जनाब सेक्रेटरी जनरल को, उसको दौरा करवाया, हेलीकॉप्टर पे जहाज़ पे फिराया। फिर उसके बाद ये गए यूरोप, सारे इकट्ठे होके वहाँ इन्होंने दुनिया को जफ्फियाँ डाली। इन्होंने कहा जी फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, ये वो, हमें पैसा दो, हमारा मुल्क डूब गया है। तो वहाँ पे 11 अरब डॉलर इनके बकौल प्लज हुए थे कि इनको 11 अरब डॉलर, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, सारा इलाका दोबारा तमीर हो सकता था। लेकिन इन्होंने उसमें से जो कागज़ों के अंदर बताया जाता है कि सिर्फ 2.8 अरब डॉलर ये खर्च कर सके, और वो जो 2.8 अरब डॉलर खर्च किए ना, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि उसमें से कम भी 70% अमाउंट तो खर्च ही नहीं हुई होगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा मैं आपको बता सकता हूँ। और वजह यह है कि मुझे ग्राउंड पे कोई नज़र ही नहीं आता। बिलावल ने एक कच्चा घर दिखाया थोड़े दिन पहले, और तो कोई नज़र नहीं आया। बलूचिस्तान में इन्होंने कोई घर नहीं बनाए, पंजाब में इन्होंने कोई NGOs ने घर बनाए हैं, लोगों ने घर बनाए हैं। मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हम लोगों ने कोई 2000 मकानात हमने तामीर करवाए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पंजाब हुकूमत ने सारी ने मिलकर भी 2000 मकान बनाए होंगे, या सिंध हुकूमत ने सारी ने मिलकर भी 2000 मकान बनाए होंगे। तो काम नहीं किया इन्होंने। ये पैसा कहाँ गया, कोई जवाब नहीं है इनके पास। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत आवाम को खड़ा किया था 2022 के सैलाब में, लेकिन ये सैलाब उससे ज़्यादा खौफनाक सूरत हाल इख्तियार करता चला जा रहा है। अब ये जो पानी इंडिया से पाकिस्तान के 3 इधर मशरकी दरियाओं वाली साइड पे आया, एक मगरबी दरिया है वो दरिया चनाब, अब ये पानी दरिया सिंध में जा रहा है, और आने वाले घंटों में या 1-2 दिनों में सिंध के अंदर अब एक बड़ी खौफनाक सैलाबी सूरत हाल पैदा होने जा रही है, और वहाँ पे पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। सिंध को कई दिनों से पता है कि वहाँ पे क्या होने जा रहा है, किस किस्म की तबाही आ सकती है, लिहाजा तैयारी करना ज़रूरी है। कसूर नाज़रीन बहुत ख़तरे में, क्योंकि जो सतलुज का पानी है वो बढ़ता चला जा रहा है और पीछे से और पानी आ रहा है। दरिया ब्यास के अंदर जो बारिशें हो रही हैं वो पानी भी सतलुज की तरफ आएगा अब, और ये बड़ा ख़तरा है कि पूरा कसूर का जो ज़िला है वो डूब सकता है। अब इस ज़िले को बचाने के लिए करना क्या होगा, बहुत बड़ी ज़रई ज़मीनों को मुकम्मल तौर पे तबाही की नज़र करना पड़ेगा। आपको कुछ ऐसे बंद तोड़ने पड़ेंगे जिसके बाद कसूर शहर जो है वो बच सकेगा, वरना पूरा कसूर शहर डूब जाएगा। लोगों का खरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा, अरबों का नहीं, खरबों रुपए का नुकसान हो जाएगा। एक एक इलाके में अरबों रुपए का नुकसान होगा। लिहाजा अब कसूर शहर को बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ और आगे शहर हैं उनको बचाना बहुत बड़ा चैलेंज है। और दरियाए सिंध को कैसे मैनेज किया जाता है, क्योंकि दरियाओं के अंदर सोसाइटियाँ बन गई हैं, दरियाओं के अंदर लोगों ने डेरे बना लिए हैं, दरियाओं के अंदर जो है वो लोगों ने अपना अपना ऐसा निज़ाम बना लिया। और ये जो कच्चे के इलाके हैं यहाँ पे भी बड़े बड़े माफियात और कब्ज़ा ग्रुप हैं, और ये सियासतदान है ज़्यादातर, इन्होंने ज़मीनों पे कब्ज़े करके अपनी फसलें लगाई होती हैं। तो ये अपने आप को बचाने के लिए गरीबों की ज़मीनें और देहात जो है वो डबो देते हैं। जैसा कि मुबैना तौर पे अभी पार्क व्यू सोसाइटी को बचाने के लिए वहाँ पे लाहौर में कई इलाकों में पानी दाखिल करवा दिया गया बंद तोड़ के, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि पार्क व्यू सोसाइटी भी डूब गई। उसने भी डूबना था, वो भी डूब गई, बच तो नहीं सकी वो।
लिहाजा इसी तरह जो है वो रमज़ान शुगर मिल के बारे में लोग वहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए कि शरीफ ख़ानदान की जो रमज़ान शुगर मिल है, और एक लोगों ने बताया कि चनियोट में जो शुगर मिल्स हैं, इन मिलों को बचाने के लिए बंद बांधे गए और किसानों के घर और उनकी ज़मीनें और आम शहरियों की जो कच्ची आबादियाँ हैं उनको डबो दिया गया कि जनाब ये बड़े बड़े लोगों की मिलें महफूज रहें, ये मिलें बचनी चाहिए, और इन मिलों से वो लोग अरबों रुपया कमाते हैं, तो इनको बचा लो, गरीबों के घर बहने दो, गरीबों के घर डूबने दो। ये मिलों के मालिक इतने अमीर होते हैं ना कि अगर पानी चला भी जाए तो ये फिर भी उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन गरीब आदमी इतना गरीब होता है कि एक दफ़ा उसके घर से पानी गुजर जाए ना, या एक दफ़ा पानी चढ़ जाए, तो अगले 10 साल तक बेचारे की कमर सीधी नहीं होती। और ये बात एक हकीकत है, ये लोग नहीं समझेंगे। वो बाकी ज़िंदगी एक नई शुरुआत में गुजार देता है और उसको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, ये सच्चाई है। तो नाज़रीन, जो पहले पाकिस्तान को पैसा मिला वो भी सलाबत खान पे इस्तेमाल नहीं किया गया, तो अब पाकिस्तान को पैसा कौन देगा और कैसे पैसा पाकिस्तान को मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका इस वक्त हमारे पास जवाब नहीं है। कुछ और नाज़रीन खबरें हैं। एक तो नाज़रीन ये कि मुसद्दिक मलिक साहब ने यह दावा किया कि दरियाओं की ज़मीनें काट कर होटल हाउसिंग स्कीमें बनाने वाले ताकतवर अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये मुसद्दिक मलिक ने कहा। ये कार्रवाई नहीं कोई कर सकता, जो ताकतवर लोग हैं उनके खिलाफ नहीं हो सकती। वो अमीर मुकाम का होटल था ना दरिया के बीच में, अली अमीन गंडापुर ने सिर्फ एक दीवार का एक छोटा सा हिस्सा गिराया। उसके बाद अली अमीन गंडापुर को साथ बैठ के उनके साथ मामला तय करना पड़ा गवर्नर हाउस में। वरना देखें ना, जिस आदमी का वहाँ पे होटल बना हुआ है, जिसने इतना बड़ा एरिया कवर किया हुआ है, दरिया का रास्ता रोका हुआ है, गरीबों के सारे होटल गिरा दिए, और उसका बड़ा होटल जो बिल्कुल सेंटर में है, जिसने सबसे ज़्यादा रास्ता रोका है, उसको ये गिराने के लिए गए तो एक दीवार की चंद ईंटें हटाने के अलावा ये कुछ नहीं कर सके। बाद में 2 मरतबा गंडापुर साहब उन्हीं के साथ देखे गए, अमीर मुकाम के साथ, और उन्होंने अमीर मुकाम के साथ अपने मामलात फिर ठीक भी किए। हो सकता है माफ़ी भी मांगनी पड़ी हो, लेकिन देखें ना, ताकतवर आदमी है, कुछ नहीं कर सके। इसी तरह अलीम खान की सोसाइटी अगर पानी में बनी हुई है, या और ताकतवर लोगों की सोसाइटियाँ अगर पानी में बनी हुई हैं, तो ये हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती उनके खिलाफ, ना ये करना चाहेंगे। वजह यह है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी रियल स्टेट का कारोबार करती है, और वेलफेयर स्टेट को बनाते बनाते पाकिस्तान को रियल स्टेट बना दिया है। लिहाजा ये इनका कारोबार है, ये इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे। पाकिस्तान के अवाम को ये कीड़े मकोड़े समझते हैं, और कीड़े मकोड़े क्या बेचते हैं। इनकी तवज्जो किस तरफ है, जरा ये खबर देखें आप। ये खबर जनाब अमेरिका से आई है। पाकिस्तान जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रहा है लॉबिंग पे, कि जनाब अमेरिका की नज़र में खुद को अच्छा साबित कर दे और अपने आप को अमेरिका का एक बेहतरीन इत्तेहादी साबित कर दे। और ये हो रहा है जनाब मौजूदा रजीम में। आसिम मुनीर साहब, मोहसिन नकवी साहब, इसाक डार साहब, दिन रात इसके ऊपर मेहनत की जा रही है। यहाँ पे तफसीलात भी छाप दी गई अमेरिकन वहाँ पेपर में कि क्या टाइमलाइन क्या है, 2025 में पाकिस्तान ने लॉबिंग के लिए कितने कितने पैसे दिए। ये जनवरी 17 की पेमेंट है, अप्रैल 8 की है, और ये पेमेंट्स भी देख लेना मिलियंस के अंदर है। यहाँ पे ये $2 लाख एक है, $25,000 एक है, और जनाब $50,000 एक है, $2 लाख एक है, $1 लाख एक है, और ये 2 अमाउंट्स और हैं बड़ी बड़ी। अब ये सारी आप मिलाएं तो ये टोटल बता रहे हैं कि ठीक ठाक पैसा है, $3.25 मिलियन ये इन्होंने जनाब साइन किए हैं वहाँ पे लॉबिंग फर्म्स के साथ। और ये डाटा अब मौजूद है, जो फारा की वेबसाइट है अमेरिका की, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। तो वो डाटा ये बताता है कि सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बेहतर बनाने के लिए और अमेरिकन हुकूमत के सामने अपना इमेज बिल्डिंग करने के लिए पाकिस्तान के मौजूदा रजीम ने पाकिस्तानियों का जो टैक्स का पैसा है वो किस तरह से अमेरिका में लुटाया है। इसका फ़ायदा क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा आने वाले अभी वीलॉग्स के अंदर। कुछ डेवलपमेंट्स अमेरिका में हुई हैं वो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन एक चीज़ मुझे आपको बतानी है। देखिए, जितनी मर्ज़ी मुखालफत हो या जो मर्ज़ी हो, बात ठीक करनी चाहिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादती हो रही है। ख़बर मैंने आपको पहले सुना दी थी, मैंने पूरा वो केस देखा है। मौलाना तारिक मसूद साहब को भी मैंने सुना, 2-4 और उलमा को मैंने सुना। तो अब मौलवी जो है ना वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ अपना स्कोर सेटल करना चाह रहे हैं, ऐसा लगता है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को आप कुछ भी कहें, लेकिन आप उन्हें गुस्ताख़ रसूल कैसे कह सकते हैं। मौलाना तारिक मसूद साहब ने ये कहा कि ये उन्होंने एक किसी और की बात सुनाई है और किसी और की तरफ रेफ़र किया है।
जो उन्होंने बात की नाउज़ुबिल्लाह, उस पर मुझे भी बड़ा धचका लगा सुनने के बाद। लेकिन जब मैंने उलमा की राय सुनी तो उन्होंने कहा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने जो है वो गुस्ताखी रसूल नहीं की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये उनसे स्कोर सेटल करने के चक्कर में कुछ मौलवी जो हैं वो एक अजीबोगरीब तरीका इख्तियार कर रहे हैं। लिहाजा यहाँ पे रियासत को होश के नाखून लेने चाहिए, इंजीनियर साहब की हिफाजत का भी बंदोबस्त करना चाहिए और इन चीज़ों को भी रोकना चाहिए जो नफ़रत फैलाती हैं, और ये रास्ता भी बंद होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।